किसान भाइयों, आप और हम फिर साथ हैं। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल खेती सलाह में। देखिए किसान भाइयों, अभी पिछले वीडियो में मैंने जो शुरुआत की है कि जो हमारे किसान भाई जो अब गर्मी में आके मई में आके गन्ना बो रहे हैं, उसमें उसका जो पहले भाग में हमने बात की थी खेत की तैयारी की। अगर किसी ने किसान भाई ने उस वीडियो को न देखा हो तो ऊपर जो ये चैनल का लिंक है उसमें जाके देख सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों खाद की, जो कि एक बहुत मुख्य बात है। किसान भाई कई बार ऐसे सवाल कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इसमें खेती बाड़ी में, जो खासकर की शुगर केन की बात करें गन्ने की, तो खाद की। देखिए किसान भाइयों, खाद की अगर मोटे तौर पर बात करें तो आप लोग 3 तरीके से खाद देते हैं। एक तरीके से तो हमारे किसान भाई खाद देते हैं कि डीएपी अमूमन इस्तेमाल करते हैं 10 किलो का बीघा, और साथ में 5 किलो का पोटाश करते हैं, और साथ में किसान भाई 4-5 किलो का यूरिया लगा देते हैं। एक तरीका तो ये चल रहा है 1 बीघे में देने का। दूसरा तरीका कुछ किसान भाई हमारे करते हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट से खाद देते हैं, जिसमें कि फास्फोरस जाता है, तो उसमें करीब करीब 20 से 25 किलो तक भी 1 बीघे में एसएसपी का इस्तेमाल होता है। 5 किलो पोटाश दे दिए उसमें, और साथ में 5-7-8 किलो का यूरिया दे दिया जाता है। या फिर किसान भाई एक जो तीसरा तरीका है, उसमें 15 किलो से 20 किलो के बीच का जो 12-32-16 एनपीके का ग्रेड आता है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और उसमें कुछ किसान भाई साथ में थोड़ा थोड़ा यूरिया भी और थोड़ा थोड़ा पोटाश भी मिला देते हैं। अब किसान भाइयों, ये बात तो एक अमूमन व्यवस्था चल रही है, जिसके तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि हमने अपनी खेती में, अपनी शुगर केन की खेती में खाद ठीक दे दिया है। अब इसमें ऐसा ही नहीं कि आप सभी कुछ गलत कर रहे हैं, ये बहुत समय से आप करते आ रहे हैं खाद, तो आपको अच्छी जानकारी है खाद देने की। लेकिन इसमें मेरी जो अपनी एक थोड़ी सी राय है वो मैं आपको इसमें शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिए किसान भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो गोबर की सड़ी हुई खाद और जो है कंपोस्ट खाद, इनका इस्तेमाल जिन खेतों में अच्छी तरीके से होता है उसमें सीधी सीधी सी बात है कि उसकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता अच्छी होगी, तो ऐसे खेतों में कम खाद से भी काम चल जाएगा, जो ये रासायनिक खाद्य हैं। और जिन खेतों की मिट्टी या तो खराब हो चुकी है, लगातार केमिकल डल के वो कड़ी हो चुकी है, उसमें सांस लेने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को संरक्षण करने की क्षमता, या कई चीजें, या किसी वजह से कोई रेतीली भूमि हो जहां पे पानी ना रुकता हो, न्यूट्रिएंट्स ना रुकते हो, तो ऐसी स्थिति में कई जगह ज्यादा खाद की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर तो खाद देने का जो विषय है वो मिट्टी की जांच से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, आपकी मिट्टी की पीएच कितनी है, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये करीब करीब पूरे एग्जैक्ट भी ना पता चले तो इतना पता लग जाए कि भाई ये अति लो है, यानी कि बहुत ज्यादा लो है, या कुछ मीडियम है, मध्यम है, या स्थिति इनकी आपकी सॉइल में अच्छी खासी है, तो ये पता तो लगता है उससे। यदि लेकिन आप अगर मान लिया पता भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मोटी व्यवस्था में मैं खासकर जो ये मई में आप गन्ना जाके बो रहे हैं, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि या फिर एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों खादों में फास्फोरस हमारा जाता है। तो मेरी राय यह है कि फास्फोरस को खूड़ों की मिट्टी में ही मिला के और थोड़ा सा मिलाकर ऊपर से बीज दे देना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो गन्ने में बाद में देने का कोई खास मतलब नहीं होता। ये खासकर जड़ों की तरफ दिया जाता है, तो इसको एसएसपी के माध्यम से पहुंचाएं या फिर आप डीएपी के माध्यम से पहुंचाएं। इसको बहरहाल आप शुरुआत में ही बुआई पे ही जरूर पहुंचाएं। इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है कि 25 किलो करीब जो एसएसपी है प्रति बीघा के हिसाब से ठीक है। 25 से 30 किलो भी करते हैं कुछ, ये मिट्टी से मिट्टी वेरी करता है, चेंज हो सकती है मात्रा। और साथ में डीएपी 10 किलो से 12 किलो के प्रति बीघा इस्तेमाल होती है। देखिए किसान भाइयों, इसके साथ मैं अब बात करना चाह रहा हूं नाइट्रोजन की और पोटाश की, यानी कि यूरिया की और एमओपी की। तो किसान भाइयों, इसमें थोड़ी सी बात देखने की यह है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे केवल और केवल एसएसपी मिला के ही गन्ना बो दिया है, और आपके खेत में अच्छी खासी गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर कोई कंपोस्ट खाद पड़ी हुई है, तो मेरा मानना यह भी है कि अगर आप तब यूरिया नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर में गन्ना इतना छोटा है, इतने पोषक तत्व अगर आपकी मिट्टी में अच्छे ऑर्गेनिक कंटेंट है तो पड़े हुए हैं कि बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि खास करके जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है, एक बार जब हमारा गन्ना जम के आ जाए, जम के आने के बाद उसकी टिलरिंग शुरू हो जाए, कल्ले निकलने शुरू हो जाए, तो सबसे ज्यादा खुराक जो है
उस समय, उस पीरियड में, उस काल में गन्ने को चाहिए। यानी कि शुरुआत के 90 से 120 दिन बुआई के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि शुरू के 30 से 35 दिन जो है पौधा एकदम अंकुरण की अवस्था में होता है, उसको फास्फोरस मिली गई है, साथ में हमने अच्छी खासी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद अगर मिला रखी है तो इतनी मात्रा में उसको अमाउंट में पोषक तत्व मिल जाते हैं जितने उसको चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यूरिया है और पोटाश है, और खासकर जब सूखे में गन्ना बोया जा रहा है, और जो पोटाश का जो रोल होता है सूखा सहन करने के लिए, पौधे को कीड़े और बीमारियों से लड़ने के लिए, तने की मजबूती के लिए, इन सब चीजों के लिए पोटाश की बहुत आवश्यकता होती है। और साथ में ही कल्ले निकलने की अवस्था में जैसे ही अंकुरण हो जाता है और कल्ले निकलने की अवस्था चलती है, यानी कि 3 महीने से 4 महीने के बीच में हमें सारे काम करने, हमें बांट बांट के यूरिया और पोटाश फसल को देना है। यानी कि 3 भागों में भी हम उसको विभाजित कर लें कि हम जो है 3 खुराक उसको देंगे, तो अमूमन जैसे कि 30 दिन होते हैं, 30 से 45 दिन के बीच में हम पहली खुराक दे दें। और अगर हमारी मिट्टी ठीक ठाक है तो यूरिया बहुत ज्यादा दे, 5 किलो का बीघा बहुत है, 5 किलो का पोटाश बहुत है बीघे का। और अगर हमारी मिट्टी में कुछ कमजोरी है तो 7-8 किलो तक का बीघा यूरिया दे दे, इससे ज्यादा ना दे, पोटाश 5 किलो ही रखें। अब 30 से 45 दिन के बाद हम बात करते हैं दूसरी खुराक की। तो दूसरी खुराक का हम समय रखे हैं किसान भाइयों 60 से 75 दिन के बीच में। उसमें भी हम यही काम करें कि यूरिया और पोटाश वही 5-5 किलो का बीघा, या फिर यूरिया थोड़ा सा ज्यादा कर लें जैसी हमारी फसल की अवस्था हो। अगर फसल हरी भरी बनी हुई है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, या फिर अगर कीड़े बीमारी का प्रकोप हो रहा है, तब भी यूरिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब हम सोचें कि अगर मान लिया फसल हरी भरी चल रही है तो यूरिया ना भी दें तब भी काम चलेगा। और तीसरी खुराक अगर हम बात करें तो 90 से 105 दिन के बीच में, उस समय भी यूरिया और पोटाश देते हैं। तो यूरिया और पोटाश किसान भाइयों, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसको भूख लगती है, तो हम ये ना करें कि सारा का सारा राशन पानी हम नाश्ते में नहीं खा सकते किसान भाइयों। ब्रेकफास्ट में अगर हम सारा का सारा मान लिया 10 रोटी हम सुबह ही खा लें और उसके बाद जो है पूरे दिन हम खाना ना खाएं, तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा सा यूरिया आप शुरू में दे दीजिए, और फिर 3 भागों में जैसे जैसे उसकी बढ़वार हो रही है, जैसे जैसे पौधे को भूख लग रही है, ऐसे ऐसे उसको जरूरत है तो वैसे वैसे उसे तोड़ के 5-5 किलो के रूप में पोटाश और यूरिया 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद अपनी फसल को भी देखते हुए किसान भाइयों देना चाहिए। और इस बीच में किसान भाइयों मैं ये भी कहता हूं कि यूरिया का प्रयोग कम करने के लिए, मान लिया खेत में कीड़े का प्रकोप हो गया है, कनस्वा आ गया है, चोटी बेधक आ गया है, तो ऐसे में सबसे पहले हम चोटी बेधक और कनस्वे का नियंत्रण करेंगे बजाय उसको और यूरिया देने के। और हमारे फसल में ऐसी भी हालत आ रही है कि पत्तियां भी पीली पड़ रही है, यूरिया की कमी भी दिखाई दे रही है, पोटाश की कमी के लक्षण भी आ रहे हैं। ये जो वीडियो बनाया पोटाश की कमी के लक्षण, उसको आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, उसमें जाके भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमारे पास दूसरा विकल्प खुलता है स्प्रे की फॉर्म में, यानी कि छिड़काव की फॉर्म में। तो ये कहा जाता है किसान भाइयों, बीच बीच में आप 100 लीटर पानी में 2-2.5 किलो यूरिया और 2-2.5 किलो पोटाश, इसका भी घोल का छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं, जो कि ये 100 लीटर पानी है 2.5-3 बीघे में इसके स्प्रे के लिए पर्याप्त होता है। तो मैंने 100 लीटर पानी के एक डोज बता दिया। और इसी तरीके से मैंने सोल्यूबल फॉर्म के भी आपको बताए थे, जो रेडीमेड है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके जैसे कि मैंने बताया था 19-19-19 या 20-20-20 आता है, या फिर 0-52-34 आता है, या 0-0-50 आता है, या 12-0-61 आता है। यानी कि एनपीके की आप स्थिति देख लीजिए अपने खेत में, आप लक्षण पहचानती हैं। सबके लक्षण पुरानी पत्तियों पे आते हैं। अगर सब खेत ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पत्ती में आपको कोई ऐसे लक्षण मिल रहे हैं कि भाई पत्ती हल्की पीली हो रही है पूरे ही खेत की, और पीले होने के बाद उसके किनारे सूख रहे हैं और फिर पूरी सूख जा रही है, तो समझ लीजिए कि नाइट्रोजन के लक्षण है। अगर पत्ती गुलाबी हो रही है, बैंगनी लाल सी हो रही है, तो फास्फोरस के लक्षण है। और पत्ती दोनों किनारों से सूखती हुई आ रही है तो और फिर जलती हुई नजर आ रही है और अंदर की तरफ भर रही है, तो वो पोटाश के लक्षण है। और तीनों ही लक्षण खास करके पुरानी पत्तियों से शुरू होंगे। तो इस हिसाब से हम अपनी खाद का अरेंजमेंट करें। कुछ किसान भाई अगर बुआई के समय ज्यादा यूरिया नहीं देते हैं, ज्यादा पोटाश नहीं देते हैं, केवल डीएपी की मात्रा या एसएसपी की मात्रा के साथ थोड़ा बहुत यूरिया 5 किलो
का 4 किलो का बीघा दे देते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब पहला पानी आएगा, पहले हम ये तो देख लें कि हमारा कैसा जमा हुआ है, कैसी बढ़वार हुई है। शुरू में ही बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर या बहुत सारी चीजें डालने से भी कोई नतीजा नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को आपको मिलाना ही मिलाना है। जो किसान भाई हमारे खेत तैयारी के समय सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिला पाए, तो वो किसान भाई बुआई के समय या तो मल्टीप्लेक्स कंपनी के या एरीज कंपनी के सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जिसमें बोरोन, सल्फर, कॉपर, जिंक, आयरन, इन सब चीजों की का एक कंबाइंड होता है, एक मिक्सचर होता है। तो अच्छी सी कंपनी के लाके बुआई के समय इन खादों के साथ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, और जितने भी तत्व जैसे ह्यूमिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है और बहुत सारी चीज है, तो उसका 1 महीने पहले हम अपना 25, 30, 40 दिन में, 30-35 दिन में जब हमको निकल के आएगी हमारी फसल और उसमें हम देखेंगे कि कोई समस्या है या बढ़वार कम हो रही है, तो हमारे पास कई ऐसे विकल्प है जिनके बारे में मैं लगातार ही चर्चा करता रहूंगा। तो आप किसान भाइयों, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी कि ये जो लगातार हमारे किसान भाई प्रगतिशील कृषक इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, तो किसान भाइयों ऐसी अवस्था में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं आपका सहयोग चाहता हूं कि 400-500 व्हाट्सएप का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, मैं लगातार ही कोशिश कर रहा हूं कि आपके सवालों को, जो एक जैसे सवाल है, उनको एक साथ लूं और सवाल जवाब के माध्यम से अगला वीडियो आपके सामने लाऊं, जिसमें कि मैं एक जैसे सवाल जितने भी आते हैं उनके बेस पे कुछ 5-7 जो ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है उनका एक वीडियो बनाऊं। तो अगला वीडियो में एक सवाल जवाब का लाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि हमारे ज्यादातर जो किसान भाई मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लिख रहे हैं, उनके जो सवालों का हल उस वीडियो में निकल जाए, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन किसान भाइयों, एक चीज आपसे और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कई किसान भाई या तो अभी YouTube में इतने पारंगत नहीं है, तो वो कुछ वीडियो तो देखते हैं लेकिन ज्यादातर वीडियो वो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों एक छोटी सी आपको सलाह देता हूं कि आप YouTube पे जाके आप खेती सलाह टाइप करेंगे तो आपको ये खेती सलाह चैनल मिल जाएगा। उस खेती सलाह चैनल पे जाके आप जो है इन वीडियोस को, सारे वीडियोस को जो गन्ने से संबंधित है, आप उनको देख सकते हैं। या फिर इस जो मैंने आप वीडियो बना रहा हूं, इसके एंड स्क्रीन पर, यानी कि जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा, सीधे सीधे खेती सलाह चैनल पर जाके उसके वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं यहाँ से वीडियो जारी करूं, जो भी खेती बाड़ी की चर्चा आपसे करूं, तो कम से कम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको लगातार मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।